आज विश्व महिला दिवस है और विश्व महिला दिवस में हिमाचल प्रदेश के कई ऐसी महिला चेहरे हैं जिन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। और ऐसा ही एक चेहरा आज हमारे साथ है जो पहले पत्रकारिता के जगत में और उसके बाद संवैधानिक पद जिसे हम लोक सेवा आयोग चयन के नाम से जानते हैं, उनके सदस्य वो बनी हैं। रचना गुप्ता आज हमारे साथ है। एक ऐसा चेहरा, नया मुकाम। रचना जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक। थैंक यू, धन्यवाद। रचना जी, महिलाओं के सशक्तिकरण दिवस ये सब मनाए जाते हैं, लेकिन एक कड़ी परीक्षा, एक कड़े संघर्ष के साथ महिलाओं को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की, तो उसकी किस तरीके से संघर्ष की कहानी आपकी रही? आपने सही कहा कि रास्ता सरल नहीं होता, खास तौर पर महिलाओं को उन क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में जो जनरली मेल डोमिनेंट एरियाज रहे हैं। आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं जर्नलिज्म में जिस दौर में आई 26 साल पहले, तो मेरे ही घर वालों का एक सवाल था कि तुमने कोई महिला पत्रकार देखी है? तो मैंने कहा कि नहीं देखी है, अभी मेरी समझ में ऐसी कोई लेडी नहीं है जिसको मैं जानती हूँ। मेल होता है, लेकिन मुझे पत्रकारिता का शौक़ था, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है। और घर में कई व्यू आए कि करना है, नहीं करना है, टीचर बनना ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा है। इंजीनियर्स भी उस टाइम ज़्यादा नहीं माने जाते थे। तो आपने ठीक कहा कि मैंने उस समय में ये प्रोफेशन ऑप्ट किया, जो लेकिन मुश्किल नहीं होता। अगर आप ठान लो और मेहनत से आगे बढ़ो, पूरी डेडिकेशन से काम कर लो, तो कोई भी फील्ड महिला या पुरुष के लिए अलग अलग हमारी स्थिति है, हम सोचते हैं ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता। चैलेंजिंग तो बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, पत्रकारिता की जगत में भी मेल डोमिनेंट या मतलब अगर हम कहें वो बदलाव जरूर रहा है, लेकिन एक नया स्थान बनाना, एक बड़ी जगह पर रहना, ब्यूरो चीफ के पद पर रहना, पूरा हिमाचल को संभालना, वहाँ आपको लगा कि कुछ दिक्कतें आपके लिए थी, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो था आपके अंदर पत्रकारिता के लेकर भी वहाँ पर भी आपको करना पड़ा? हाँ, ये बात ठीक थी कि शुरुआती दौर में जब मैं ब्यूरो चीफ थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद, तो फीमेल कम होती थी। तो मेरे साथ जो टीम थी वो जनरली मेल टीम थी, और मेल टीम को लीड करना एक फीमेल के लिए चुनौती तो रहती ही है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बात करेंगे तो फिर आपका जेंडर कहीं बीच में नहीं आता है। लेकिन हाँ, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बनती है उस जेंडर के लिए, किसी ऐसे काम में जिसमें पुरुष प्रधान कार्य माना जाता था। जर्नलिज्म भी ऐसा था। आपने मुझे कहा कि ब्यूरो चीफ मैं रही एक राष्ट्रीय अखबार की, बहुत लंबे अरसे तक रही, और राष्ट्रीय अखबार में ही मैं राज्य संपादक के तौर पर रही। और यही नहीं, मैंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में काम किया और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। अच्छा रचना जी, चुनौती आपको क्या लगी? देखिए, क्योंकि जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के जगत में आपको पॉलिटिकल बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है, नेताओं के साथ आपको बातचीत कर खबरों का एक नया एंगल देना पड़ता है, अपनी जगह बनाने के लिए खबरों को उस पुख्ता रूप में करना पड़ता है, और दूसरा मैनेजमेंट के साथ, और ये पुरुष टीम के साथ आपने कहा। आपको चुनौती इसमें कोई ऐसी लगी जो आप आने वाली दूसरी पीढ़ी, नई पीढ़ी जो महिलाएं इस तरफ जाना चाहती हैं उनको? बिल्कुल अरुण जी, ये तो देखो, आप भी मुझे इतने समय से जानते हैं और आप भी खुद इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन से मैं निकली हूँ, बैलेंस बनाना मैनेजमेंट में, वर्किंग में और पॉलिटिकल सेगमेंट में। अगर आप निष्पक्ष तौर पे जर्नलिज्म करते हैं, अपना खासतौर पे पॉलिटिकल खबरों में आपका विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस होता है, वो टू द पॉइंट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि असल में जर्नलिस्ट तो या एडिटर तो या ब्यूरो चीफ तो सच बताता है, और एनालिसिस भी फैक्ट्स के बेस पर होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर हमने अच्छा लिखा तो बुरा भी लिखा, बुरा लिखा तो अच्छा भी लिखा। आपको चुनौती क्या लगी? एक परिवार में एक कोई महिला, कोई नई युवती, कोई नई फीमेल अगर इस प्रोफेशन को चुनना चाहती है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? आपको लगता है कि पत्रकारिता का जगत पर्वतीय राज्य की महिलाओं के लिए, नई युवाओं के लिए, उनके लिए भी एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है? बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग जर्नलिज्म की इम्पोर्टेंस को समझते तब तक नहीं है जब तक हम जर्नलिज्म में आ नहीं जाते हैं। मेरा ये मानना है अरुण जी की महिलाएं जो है, आज तो खैर आ ही रही हैं, लेकिन उस टाइम में भी महिलाएं आती थी जब इतना नहीं प्रभाव था जर्नलिज्म का। अब तो सोशल जर्नलिज्म, मीडिया, डिजिटल जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, कई तरह की फोटो जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, बहुत तरह की, तो उसमें महिलाएं आ रही हैं और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिस्ट है ना, अब तो मैं सरकार के सिस्टम में भी काम कर रही हूँ,
तो जर्नलिस्ट जैसा बुद्धिजीवी वर्ग कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि वो हर दिन अपने आप को अपडेटेड रखता है, फॉलोअप्स करता है, आगे का सोचता है और पीछे को एनालाइज करता है, और एक अच्छे गाइडलाइन अपनी लेखनी और ब्रॉडकास्ट के जरिए वो सोसाइटी को, पॉलिटिकल लोगों को या डिफरेंट वर्ग जिनके लिए वो लिख रहा है, जिस भी सेगमेंट में वो लिख रहा है, उसके लिए एक अच्छी छाप छोड़ के जाता है। अच्छा, एक पत्रकार रचना वो आखिर कैसे संवैधानिक पद की तरफ आकर्षित हुई, या क्या वजह थी, क्या जद्दोजहद आपको इस पूरे उसके लिए करी, और किस चीज़ ने आकर्षित किया कि आप सरकारी एक ऐसे संस्था की तरफ मुड़ने का आपने मन बनाया जहां आप कुछ करना चाहती हैं? आपको लगता है इस क्षेत्र में भी करने के लिए काफ़ी कुछ है, संघर्ष इसमें कितना करना? मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर पीरियड चाहिए होता है। जैसे जर्नलिज्म में जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, वहाँ एक रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ से लेकर एडिटर तक जब मैं रही, और डिजिटल और प्रिंट दोनों में, तो वहाँ पे मुझे काम करने का एक वृहद मौका मिला, टाइम मिला, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ मैंने जितना करना था कर लिया था। तो मेरे सामने एक अवसर आया, तो इसलिए मैंने चुना, क्योंकि मैं सरकार के सिस्टम में जो चीज़ें कर सकती हूँ वो मैं जर्नलिज्म के तौर पर नहीं कर सकती। पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट अ इजी कप ऑफ टी फॉर एनी पीपल, अगर आप कहें तो इसमें अमूमन तौर पर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और उनको रखा जाता था। के.एस. तोमर हमने देखा, इससे पहले अध्यक्ष पद पर रहे, पत्रकारिता जगत से आए। रचना गुप्ता वहाँ पर गई। तो वो संघर्ष आपको लगता है कि एक चेहरे का बनना और एक नई रीत जो रचना गुप्ता और के.एस. तोमर ने डाल दी है, आपको लगता है ये जगह बननी एक बड़ा मुकाम हासिल करने की? जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो हर जगह फिट हो सकता है। जर्नलिज्म में कुछ लोग आपके सामने, हमारे सामने उदाहरण है, जो मंत्री पद तक गए, राज्य सभा तक गए। हाँ, हम जब सर्विस कमीशन में गए तो एक नया सोच शायद डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स की भी रही हो कि इस क्षेत्र के लोगों को आगे लाना चाहिए, और मैंने तो अपने लेवल पे ये किया कि मेरे पास काफ़ी टाइम था। इससे पहले क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो बात आप बताने जा रही हैं, लेकिन एक संघर्ष, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप इस तरफ आगे बढ़ने का मन बनाया तो एक संघर्ष की कहानी जरूर दिखाई देती है, विरोध बहुत होता है, बातें बहुत होती हैं। आपको लगा कि कभी ऐसा जो है चयन के दौर के ऊपर जो सवाल उठाने की, उंगली उठाने की, चाहे वो के.एस. तोमर रहे हों, चाहे और इस क्षेत्र के आदमी रहे हों, जो लीग से हटकर अगर कोई कवायद होती है तो उस तरह के सवाल उठते हैं, और उस वक्त आप कैसा महसूस? नहीं, सवाल जो आदमी काम करेगा वो उसके काम करने पर सवाल उठेंगे, जो करेगा ही नहीं वो उसके ऊपर क्या सवाल उठेंगे। तो पहले तो ये है कि जहाँ काम होगा वहाँ पे चीज़ें पॉइंट आउट होंगी, लेकिन जहाँ काम नहीं होगा वहाँ पे तो चीज़ें फिर ना ही हो, फिर तो वही सिस्टम चला गया। यही तो जर्नलिज्म की खासियत रही कि जहाँ जाएंगे काम करेंगे। बाकी विवाद या कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना रास्ता क्लियर है कि जहाँ जाना है वहाँ हम निकल रहे हैं। बाकी जो कह रहे हैं कहने दो, उनसे क्या फर्क। रचना, एक और बड़ी बात, क्योंकि ये बात आप कहना भी चाह रही थी, आखिर रचना गुप्ता जब पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर सदस्य आई तो कुछ बदलाव की बात उनके मन में, जहन में भी रही होगी, लेकिन एक सवाल आमतौर पर सब जगह पर, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां, बैकडोर एंट्री, इसका बदलाव जो है, इसको बंद होने का रास्ता है लोक सेवा चयन आयोग। यहाँ पर सीधी नौकरियाँ मिले, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको रास्ता ये हो सकता है। तो रचना गुप्ता इस मुद्दे के ऊपर किस तरह से देखती हैं, क्या बदलाव आप करने? उन्याल जी, दो तीन चीज़ें मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहूँगी कि सरकार में नौकरियाँ निकलती हैं, लेकिन इतना इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरियों का कोई पिटारा टाइप खुल गया है। देखो, सरकार की और हर एक की एक लिमिटेशन होती है। हर विभाग में फेज मैनर में भर्तियाँ और नियुक्तियाँ की जाती है। तो हम ये सोचें कि हमें सरकारी नौकरियाँ यहाँ खुल गई हैं, तो मतलब मैं आपको अंदर की बात क्या है ये तो सभी को मालूम है कि पोस्टें 2, 4, 5 होती हैं और एप्लीकेंट्स उसके मेनी फोल्ड्स होते हैं। जहाँ 1 लाख अभ्यर्थी आवेदन करता है वहाँ सिर्फ 10 पोस्टें होती हैं। तो आप समझिए कि कितने टफ कंपटीशन को क्लियर करते हुए वो 10 लोग आगे आते हैं। उन 10 लोगों का चयन करना, इतनी सारी में छंटाई, हर प्रोसेस को क्लियर करते हुए, मुझे लगता है कि हम लोग लकी हैं जो इस प्रक्रिया को चयन करने के लिए हमें चुना गया है। एक प्रस्ताव आयोग की तरफ से रखा था कि जो महिलाएं हैं उनकी जो फीस माफ़ कर दी जाए, ताकि वो कम से कम परीक्षा में
अपीयर तो हो सके, खासकर वो जो गरीब परिवारों से संबंध रखती है या जिनके परिवार में लोग इतने सक्षम नहीं है कि हर परीक्षा के लिए बच्ची को हर बारी फीस देनी पड़े। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, लागू हुआ ये? लागू हो गया है। और उन्याल जी, दिलचस्प ये है कि जब ये लागू हुआ उसके बाद थोड़ा टाइम तो कोरोना पीरियड रहा, लेकिन बाद की जब वैकेंसीज आई हैं उस दौरान में ये महिला अभ्यर्थियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और आगे भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो वाली फील्ड जिसमें जनरली मेल अभ्यर्थी होते थे, अब उनमें बहुत तेजी के साथ विमेन एप्लीकेंट्स आगे आ रही हैं। अच्छा, आपको और क्या लगा कि अगर आप यहाँ पर एक सदस्य, बतौर सदस्य के तौर पर क्या बदलाव आपको ऐसा लगा जो चुनौती के रूप में आप देखती हैं और ये होना आपको लगता बड़ा जरूरी है? 4-5 साल में देखेंगे तो आपको बहुत बदलाव नजर आएंगे। हमने कुछ एक एग्जामिनेशन पैटर्न में और जो वक्त के साथ चेंजेस करने हैं उसके लिए रिव्यू कमेटीज बना के उनमें क्या क्या अमेंड हो सकते हैं वो करना है। यूपीएससी को स्टडी कर रहे हैं हम, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि रिटन एग्जामिनेशन से लेकर एंड तक, सिलेक्शन प्रोसेस तक बहुत ज़्यादा एक कड़ी जुड़ी हुई है जिसमें टोटल पारदर्शिता होगी, वक्त के साथ बदलाव होगा सिस्टम में और ये बहुत जल्दी आपको चेंजेस नजर आएंगे। जब हम देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे, क्रैक नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या वजह है कि वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? एक तो +2 के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें नौकरी के ऑप्शंस कम हैं और वो सब्जेक्ट्स छोड़ दे रहे हैं जिसमें अगर आपको सरकारी नहीं मिलती तो चलो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपना स्वरोजगार की तरफ जा सकते हैं। सेंट्रल एडेड, स्टेट एडेड स्कीम्स हैं जिनको आप फॉलो अप कर सकते हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो कमी वहाँ दिखी, तो हमने ये कहा कि आप एक तो 12वीं के स्तर पर ही तय कर लें कि आपको बनना क्या है, उसके रिलेटेड आप आगे अपना सब्जेक्ट चूज करें। दूसरा ये कहा कि जब कंपटीशन का बच्चा तैयारी करता है तो उसके पास इनफ स्टडी मटेरियल नहीं होता है, तो जब उसके पास स्टडी मटेरियल कैसे होगा, गांव में बुक्स नहीं होती कभी है। तो अब हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, उस पर काम चल पड़ा है, उसके लिए बजट प्रोविजन होने जा रहा है। तो हम अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करें कि मेरे पास इतना ज्ञान का भंडार है, कमीशन में गए हैं, अनेक लाइब्रेरीज में है, उनको हम सिंक करेंगे। सिंक करने के बाद उन लाइब्रेरीज का एक्सेस कॉमन कैंडिडेट तक हो पाएगा। वो नया प्रयोग और नई बात नया प्रयोग है और ये बहुत जल्दी क्योंकि सारी ऑनलाइन पढ़ाई हो चुकी है, अगर उसको फलाने पोस्ट के लिए करना है तो उसका एक पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम के अनुरूप वो अपनी बुक को ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। हम बराबर एक बात को कहते हैं कि अगर हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो राज्य का है चाहे वो केंद्र सरकार का है, वहाँ से चुने हुए अभ्यर्थियों को लाने का और उनको नौकरी देने का रास्ता है, तो ये जो हम पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, ये जो हम इस तरह के बैकडोर एंट्री के सवाल, उभरते सवालों से जुड़े हैं, उनको रोकना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक बहुत बड़ा रोष कॉमन मैन के अंदर, जिन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत बड़े पैसे के साथ बड़ी डिग्रीज तक दिलाई है, क्योंकि नौकरियों में आपको इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की पढ़ाई करने वाले वो भी चपरासी और इनकी वनरक्षकों की उसमें आते दिखाई देंगे। तो आपको लगता है ये सवाल जायज है और रास्ता जो है वो सिर्फ लोक सेवा चयन आयोग के जरिए ही है जो हम इनको नौकरी देने के रास्ते के ऊपर चलकर साफ सुथरी तस्वीर पेश कर सकते हैं? अरुण जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन विभिन्न सत्ता के दौरान में सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों के कारण सब जानते हैं कि कुछ एक फैसले लिए भी जाते हैं। आप बड़े खुले तौर पर कह रही हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहीं जैसे हमारे यहाँ, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स की सीधी भर्ती नहीं की जाती, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर जब वो सीधी भर्ती से बैच वाइज भर्ती हो रही है तो उसमें उसने डिग्री की है बच्चे ने, तभी उसकी भर्ती हो रही है। एक तो ये बात आ गई। दूसरा आ गया कि हमारे पास इतना वॉल्यूम है कैंडिडेट्स का कि कहीं हमने उनकी स्क्रीनिंग करके अच्छे से अच्छा देना है तो वो हम करते हैं, तो हर एक किसी को नौकरी देना तो संभव भी नहीं है। रचना, सवाल पता है क्या है? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का दूर दराज के क्षेत्र में जो नौकरी पर लग जाता है वो अंदरूनी एरियाज के अंदर जाना पसंद नहीं करता। वहाँ टीचर्स और इस तरह की जो पोस्टें हैं वहाँ पर मजबूरी सरकार की बनती है कि वहाँ पर उनको रख दिया जाए और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, फिर रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन ये वो अभ्यर्थी हैं जो अगर परीक्षा पास करके आना पड़ेगा तो वो शायद उसमें, शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सफल नहीं होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे उसमें भी सफल हो जाएंगे। और वही सवाल जो है आज कोर्ट न्यायालय तक की उस दरवाजे पर दस्तक देता नजर आया है और कोर्ट ने भी इस पर तलक टिप्पणी की है। अगर इस तरह की तस्वीर को बदलना है, लोगों के रोष को बदलना है, तो आपको लगता है कुछ चीज होनी चाहिए? मेरा ये मानना है, क्योंकि सरकार में, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में और पब्लिक सर्विस कमीशन में लिमिटेड पोस्टें आती है अरुण जी। या तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं काम करने के लिए, बहुत कम है
कि वो यहीं पे हाँ ठीक है, हिमाचल में जनरल ट्रेंड ये है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए। मैं बार बार अपनी वर्कशॉप्स में कहती हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट रखो कि सरकारी नौकरी ना भी मिले तो भी आपके पास दूसरे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अवेलेबल हों। तो एक तो लोगों को, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो आपको पता है कि ठीक है, यू आर ओके विद योर प्रोफेशन, तो वो कुछ टेंडेंसी लोगों के जहन में है कि नहीं, मुझे घर के पास वाले स्कूल में ही जगह चाहिए, वहीं नल में जगह चाहिए, वहीं रेवेन्यू में जगह चाहिए। तो वो तो माइंडसेट आप बदल नहीं सकते हैं किसी का भी। और सरकार का मुझे ऐसा लगता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोग्राम या स्कीम सरकार बनाती है, वो उसका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जो हम करते हैं, हमारे पास जो रिक्विजिशंस गवर्नमेंट देती है, उसका चयन ट्रांसपेरेंट तरीके से विश्वसनीयता के साथ हो, ये हमारा एफर्ट रहता है। एक अंतिम सवाल, रचना गुप्ता को आखिर कौन सा प्रोफेशन पसंद आया, जब वो पत्रकार थी या जब लोक सेवा चयन आयोग में एक बड़ी जिम्मेवारी का पद जो है? दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और दोनों की अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, पर मुझे डिसलाइक कुछ भी नहीं लगा, मुझे दोनों पसंद आए। और पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे कोरोना के दौरान में कोई काम था नहीं, जब लॉकडाउन वगैरह था, तो वहाँ मुझे आयोग ने मौका दिया किताब लिखने का, तो मैंने किताब लिखी। जो मेरे जहन में ये था कि 50 साल हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के हो रहे हैं और देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो ये ऐसा मौका था जिसमें हम सब उस अवसर के, उस साल के साक्षी हैं, क्यों ना इसको कलमबद्ध किया जाए। तो ये मेरे को आयोग ने मौका दिया, तो दोनों एक दूसरे के परिपूर्ण हैं, मुझे तो दोनों में काम करने में आनंद। महिला दिवस पर रचना गुप्ता का संदेश महिलाओं के लिए, आने वाली नई युवा पीढ़ी के लिए क्या रहा? लड़की को, महिला को बाहर निकलना है, नौकरी करनी है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संबल बनेगी, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी, तो वो किसी की मोहताज नहीं होगी। और दूसरा है कि बाहर निकल के महिला खुद के अधिकारों के बारे में सोचती है, उसके खिलाफ अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसके बारे में समझती है, उसको पता है कि मेरे को अपने बचाव के लिए ये चैनल्स को ऑप्ट करना है। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरे को कल मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने बड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा देखा कि जो चाइना की GDP में 60% योगदान महिलाओं का है। तो आप खुद सोचिए कि चाइना इतनी फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो वहाँ पे ऐसा यह है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि हमको महिलाओं को घास के गट्टे से हटाकर, सिर पे जो मीलों चलती है वहाँ से हटाकर उसको एक अच्छे कामकाज की तरफ भेजना होगा, चाहे वो स्वावलंबी बने, घर में ही कोई रोजगार शुरू करे और समाज के साथ। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन में मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक गांव में एक लड़की ने बेकरी का कोर्स किया, वो अब अपने एरिया के लोगों को घर में केक्स और पेस्ट्रीज बना के ऑनलाइन सप्लाई कर रही है। हिमाचल में ऐसी बात सोच नहीं सकते थे कोई, तो अच्छा है ऐसे निकल रहे हैं। तो मुझे तो खुशी होगी कि अगर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। खबरें अभी तक को इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रचना का सहयोग जो है इसी दिशा में मिलता रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू।